अस्सलाम वालेकुम। हमतन गोश में खुश आमदीद। तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल हमतन गोश को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। शुक्रिया। लहू के ताजरों की सफाकी और स्याहकारियों की लहू रंग दास्तान। लम्हा लम्हा दहशत, लम्हा लम्हा मौत की तरफ बढ़ती हुई कहानी। लहू के ताजर। किस नंबर 14। जलीस ने सिगरेट बुझाई और उठ खड़ा हुआ। मुझे मालूम है इस कहानी का विलन किरदार तो मैं ही हूँ। अब वो कमरे में टहलता नजर आता था। मैं उन लोगों से यही निमट लेना चाहता था। मेरे पास सिर्फ दो रास्ते थे, कुछ करूं या कुछ भी ना करूं। और कमाल यह है कि दोनों सूरतों में मेरी कामयाबी का कोई भी इम्कान मौजूद ना था। मैं हमेशा तनकीद का निशाना बनता रहूंगा। सुना तुमने? वो कहते कहते अचानक से रुक गया। उसे एहसास हुआ कि वो खुद तरसी में मुब्तला हो रहा है, इसलिए चुप रहा। मैं जानता हूं कि तुमने हर मुमकिन कोशिश की और बेहद खुलूस से तमाम काम अंजाम दिए। जमीलुर रहमान साहब ने पूरी सच्चाई से कहा। लेकिन तुम ठीक कहते हो। मैंने अब तक मुतासरा तलबा के जितने वालिदैन से बात की है ना, वो सब पुलिस को जिम्मेदार ठहराते हैं। इसमें मीडिया की कवरेज भी शामिल है, जो पुलिस पर अंधाधुंध तनकीद को अपना फर्ज समझते हैं। जलीस फिर बैठ गया और सिगरेट सुलगाई। मैं जानता हूँ, मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, मेरे दोनों इकदामात को तनकीद का निशाना बनाया जाता है। कहा जा रहा है कि इमारत पर धावा बोलना गैर ज़रूरी रिस्क था और तावान की अदायगी को टाल कर मोहलत हासिल करने की कोशिश हिमाकत भी थी और हुक्म उदूली भी। लेकिन मैं जानता हूँ कि दोनों में से एक कोशिश भी अगर कामयाब हो जाती तो मैं इस वक्त तमाम लोगों के सामने हीरो की तरह पेश होता। बहरहाल मैं एक हकीकत पसंद आदमी हूँ। मैंने जुआ खेला और हार गया। अब कुर्बानी का बकरा भी मैं ही बनूंगा। हुकूमत भी अपनी बेउसूली की जिम्मेदारी मुझ पर ही थोपेगी और वो यकीनन थोप रही होगी। जमीलुर रहमान साहब ने बेहद खुलूस वाले अंदाज में कहा, मैं अगर किसी भी तरह तुम्हारे काम आ सकता ना तो ज़रूर। मुझे खुशी होगी कि तुम मुझे किसी तरह अपने साथ मिला लो। जलीस ने मुस्कुराने की कोशिश की। पेशकश का बहुत शुक्रिया। ये जख्मी लड़की मेरी आखिरी उम्मीद है। दुआ करें कि मैं इससे कुछ मालूमात उगलवा सकूं, वरना मैं जानता हूं कि मैं फुटबॉल बना दिया जाऊंगा। बहरहाल मैं इस तमाम सूरत हाल को भी झेल लूंगा। हम पुलिस वाले बड़ी मोटी खाल के आदमी होते हैं। अरे हाँ, मुझे अचानक से याद आया, मैं एक फ़ोन करने जा रहा था। अब इजाज़त दीजिए ताकि मैं फ़ोन कर लूँ। ज़रूर। जलीस ने नंबर डायल किया। अपने पुरएतमाद लहजे के बरक्स वो बहुत परेशान था। पहली बार उसे एहसास हो रहा था कि एहतसाब का खौफ कितना खौफनाक होता है। दूसरी तरफ से सुनाई देने वाली आवाज़ ने उसकी सोचों को मुंतशिर कर दिया। लेफ्टिनेंट सईद स्पीकिंग, इंसदादे दहशतगर्दी स्क्वाड से। सुनो, मैं एसपी जलीस अहमद बात करता हूँ। मेजर नसीर से बात करवाओ, जल्दी। चंद लम्हे बाद रिसीवर पर मेजर नसीर की आवाज़ उभरी। यस मिस्टर जलीस, कहिए क्या कहना चाहते हैं? क्या सूरत हाल है वहाँ पर? स्कूल की इमारत से कोई काम की चीज़ नहीं मिल सकी। मुझे एक्सप्लोसिव के बारे में कुछ बता सकते हो या नहीं? जलीस ने पेंसिल उठाई और मेज पर रखे सादा कागज पर यूं ही लकीरें खींचने लगा। हर चार्ज में डायनामाइट की 15 स्टिक्स को जोड़ा गया था और वो रेडियो कंट्रोल डिवाइस से मुंसलिक थी। उसने कागज पर बड़ा सा 15 का हिस्सा लिखा। बम डिस्पोजल वालों का ख्याल है कि वो रिमोट कंट्रोल ट्रिगर इस्तेमाल करते थे, जैसा हम लोग टीवी के लिए इस्तेमाल करते हैं। उनका कहना है कि बम फटने में ज़रा देर नहीं लगेगी। ये बड़ा ढीला ढाला सेटअप है, जानते हो तुम। ये तो कोई अच्छी खबर नहीं देते तुम। और कुछ बताओ। हमने उनकी साथी लड़की को पकड़ा है, जो करीब की एक बिल्डिंग से स्कूल पर नजर रखे बैठी थी। कुछ मालूम हुआ उससे कि नहीं? नहीं, गिरफ्तारी के अमल में वो जख्मी हो गई है, उसे गोली लगी है। यह भी बहुत बुरी खबर सुनाई तुम लोगों ने। तो उन लोगों के मुतल्लिक कोई खास बात
तुम बता सकते हो या नहीं? जो कुछ मुझे मालूम है तुम भी जानते हो। ये लोग चालाक और खतरनाक लोग हैं। अब तक 5 अफराद को कत्ल कर चुके हैं और हमारी हर कोशिश को नाकाम बना चुके हैं। हम कोई कार्रवाई नहीं कर सकते क्या? जलीस ने कागज पर बड़े हुरूफ में नामुमकिन का लफ्ज लिखा। सुनो, जिस लड़की को हमने पकड़ा है ना, उसने भी मज़ाहमत की, इसलिए हमें गोली चलानी पड़ी। मैं समझता हूँ कि कार्रवाई की गई तो वो जहाज को उड़ा देंगे। उनका अंदाज गैर मुल्की तकरीबकारों जैसा ही है। ये जिंदा गिरफ्तार होने वाली चीज बिल्कुल नहीं लगते। कैसी बेबसी है ये? तुम अपनी बेबसी मुझे भी मुंतकिल करते हो। क्यों? आखिर क्यों? नहीं, अपने तजर्बे की रोशनी में तुम्हें मुतनब्बे करता हूँ। तुम सोचोगे कि मुनासिब मौका मिल जाए तो उन पर काबू पा सकते हो, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ये तबाहकुन सूरत हाल है। और एक मशवरा और है, ऊपर के अहकामात की खिलाफ वर्जी ना करना। बिल्कुल नहीं करोगे। ये भी अपने तजर्बे की रोशनी में कहते हो या फिर किसी और वजह से? हाँ, यानी उन्हें आफियत से निकल जाने दूं, उन्हें ना पकड़ूं? क्यों? सुनो मेजर, तुम्हारी तरह मैं भी ये नहीं चाहता था कि वो साफ बच निकले, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरे साथ कोई और भी कुर्बानी का बकरा बने। जलीस ने बेहद खुलूस से मशवरा दिया। मशवरे का बहुत शुक्रिया। दूसरी तरफ से मेजर नसीर ने सर्द लहजे में जवाब दिया। यहाँ की सूरत हाल मेरे सामने है। मैं देखभाल करके अपने तौर पर खुद ही फैसला करूंगा। गुड लक। मैं अब अस्पताल की तरफ जाता हूँ। मालूमात हासिल हुई ना तो मैं तुम्हें रिंग करके तफसील बता दूंगा। सुनो मिस्टर जलीस, मैं जानता हूँ कि तुमने बहुत कड़ा वक्त गुजारा है, लेकिन मौका मिले तो यहाँ चले आओ। जलीस इस पेशकश पर कुछ हैरान सा रह गया। शुक्रिया मेजर, मैं कोशिश करूंगा। रिसीवर रखकर वो जमीलुर रहमान की तरफ तेजी से पलटा। मुझे लगता है कि सारी दुनिया मेरी मुखालिफ हो चुकी, उसने कहा। कुछ नागुज़ीर फैसले ऐसे होते हैं कि उनके बाद आदमी मुसलसल इस एहसास यानी मुखालफत के एहसास से दो चार रहता है। मुझे आप पर रश्क आता है सर, बहुत ज्यादा रश्क। आपकी परेशानियां तो खत्म हो चुकी। जमीलुर रहमान साहब ने सर उठाकर उसे गौर से देखा। परेशानियां इतनी आसानी से खत्म नहीं हुआ करती। हाँ, उनकी नौयत मुख्तलिफ होती है। कभी वो तब्दील हो जाती हैं और कभी सामने आ जाती हैं। देखो, मुझे इस इमारत को ठीक ठाक करवाना है, फिर मुझे स्कूल की सिक्योरिटी के लिए भी सोचना पड़ेगा। यहाँ बड़े बड़े लोगों के बच्चे पढ़ते हैं। ये भी जरूरी नहीं कि वो यहीं पढ़ते रहेंगे। कुछ लोगों के ख्याल में ये वाकया स्कूल की बदनामी का बायस भी बन जाएगा। परेशानियां मेरे लिए भी हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब तक बाकी चारों भी रिहा नहीं हो जाएंगे, मेरी परेशानियां कभी खत्म नहीं हो सकती। मुझ पर भी तो रश्क करो। जलीस को अचानक से शौक लगा। उन चारों का तो उसे ध्यान भी न था। भूल गया था जैसे उन सबको, सिर्फ इसलिए कि अब वो उसकी जिम्मेदारी नहीं थे। क्यों? आखिर क्यों? कैप्टन नवीद हसन बोइंग 737 के कंट्रोल के पीछे बैठा था। वो हैरान था कि दहशतगर्दों ने इस जहाज का इंतखाब क्यों किया। उसे इस किस्म की सूरत हाल से निमटने के लिए अमेरिका में खुसूसी तरबियत दी गई थी। वो इस तरह के कई बैनुल-अक़वामी मामलात को निपटा चुका था, लेकिन पाकिस्तान में ये उसकी आजमाइश का पहला मौका था। वैसे नवीद ने इस बात को इतनी अहमियत नहीं दी थी। उसका ख्याल था कि बेशतर दहशतगर्दों को अंदाजा ही नहीं होता कि वो क्या कर रहे हैं। उसे इस बात से फायदा उठाने की तरबियत भी दी गई थी। वो कई बार ऐसे जहाज उड़ा चुका था और जानता था कि आखिर में दहशतगर्द अचानक से बौखला जाते हैं। उनकी समझ में नहीं आता कि क्या किया जाए। ऐसे में उन पर आसानी से काबू पा लिया जाता है। उसे बस ये फिक्र थी कि बोइंग 737 उसने कम ही उड़ाया था। आम तौर पर वो ज्यादा बड़े या फिर बहुत छोटे जेट उड़ाया करता था। आम तौर पर वो बोइंग 747 उड़ाता था। वो उसकी मशीनरी से पूरी तरह से वाकिफ भी था और उस पर कंट्रोल भी हासिल था। यह उसके लिए एक अहम बात थी। वो एयरफोर्स से रिटायर हो चुका था। वहां उसने कई कारनामे अंजाम दिए थे। वो बहुत मुहिमजू और खतरनाक पायलट था और बाद में अपने एडवेंचर के मुतालिक दूसरों को बताना उसे बहुत अच्छा लगता था। ऐसी किसी मुहिम के दौरान वो मर भी तो सकता था। उसने सोचा भी न था कि कभी ऐसी सिचुएशन भी आएगी। जसीम और तनुमंद मशकूर शॉटगन लिए जहाज में आया तो उसने उसकी तरफ तवज्जो भी न दी। उसने इंसदादे दहशतगर्दी के चीफ को पहले ही समझा दिया था कि सीट के नीचे टेप की मदद से कोई रिवॉल्वर नहीं चिपकाया जाएगा। अमले में कोई जाली फर्द शामिल नहीं होगा। जहाज में किसी को छुपाया भी नहीं जाएगा। आपको दहशतगर्दों से निपटने के लिए जो कुछ करना है बाहर कर लें, उसने चीफ से कहा।
लेकिन ये अच्छी तरह समझ लें कि उनके जहाज पर सवार होने के बाद आपका खेल खत्म। मैं जहाज को और अपने अमले को खतरे में डालने की इजाज़त बिल्कुल नहीं दूंगा। मैं जहाज उड़ाऊंगा और अपने अमले और जगमालियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो कुछ भी कर सका ज़रूर करूंगा, मगर आप जहाज के अंदर कोई स्कीम नहीं चलाएंगे, समझे आप? यही वजह थी कि वो बहुत पुरएतमाद नजर आता था। पायलट तो वो था, लेकिन उसे यकीन था कि वो दहशतगर्दों से अच्छे तरीके से निमट सकता है। वो सिर्फ नफ्सियाती दबाव का कायल था। उसने सर घुमाकर मशकूर को गौर से देखा और उसे वैसे मुखातिब किया जैसे अपने आम मुसाफिरों को खराब मौसम में दिलासा दिया करते हैं। मेरा ख्याल है मुसाफिरों को बिठाओ और चल दो, इससे पहले कि कानून नाफिज करने वालों की नीयत तुम पर खराब हो जाए। मशकूर इस किस्म के मामलात में ताबेदारी का कायल था। उसने सर को तफहीमी जुम्बिश दी और केबिन से बाहर निकल आया। नवीद ने पायलट को देखा और मुस्कुराया। ये तो बड़ा बीना बंदा मालूम होता है, उसने तबसरा किया। देखो ना, कोई फूं फांक किए बगैर चला गया। लेकिन बाद में अंदर आने वाले मुखन्नी जिस्म के पस्ता कामत शख्स ने उसे बहुत ज्यादा मुतासिर किया था। उसके चेहरे पर सख्ती और बेरहमी नजर आती थी। जिस्म दुबला लेकिन गठा हुआ था। अपनी आंखों और चेहरे से कता नजर वो गैर अहम और आम सा आदमी था, और नवीद का तजर्बा था कि ऐसे बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा खतरनाक हुआ करते हैं। उनके मुकाबले में हर वक्त और हर लम्हे अलर्ट रहना पड़ता है। ये शख्स उसे अच्छा बिल्कुल ना लगा, अपनी ज़ाहिरी शख्सियत की वजह से नहीं, जो बिलाशुबा बहुत ज़्यादा बदनुमा थी, बल्कि इसलिए कि वो उसे तंग नज़र और आदम बेजार सा मालूम हो रहा था। ये खराबी नवीद के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी, शायद इसलिए कि वो खुद भी ऐसा ही था। उसने फैसला किया कि गैर जानिबदार रवैये का मुजाहरा करेगा, शायद इसी तरह सूरत हाल कुछ बेहतर बन जाए। चुनांचे उसने हाथ हिलाते हुए कहा, वेलकम ऑन बोर्ड। बाबर ने बेतासुर नजरों से उसे देखा। मैं बाबर हूँ, तुम्हारा दहशतगर्द, तुम्हारा आका। सुना तुमने? नवीद ने उसे गौर से देखा। होंठों की बनावट बताती थी कि वो हिस्से मिजाह से महरूम एक सफाक शख्स है। खैर, मुझे क्या, उसने सोचा, मुझे इसके साथ उम्र भर तो नहीं रहना ना। लेकिन ये तो तय था कि इस शख्स का तस्करा तमाम कहानी में जान डाल देगा, जो नवीद को मिशन की तकमील के बाद अपने दोस्तों को भी सुनानी थी। वो बहरान में पुरसुकून रहने वाला शख्स था और दिमाग को ठंडा रखने वाला आदमी। जरा सी बात पर घबराकर फायर खोल देने वाले दहशतगर्द जहाज के लिए बहुत खतरनाक साबित होते थे। जहाज बिल्कुल क्लीन है, तुम्हारे लिए कोई खतरा नहीं, मैंने इस बात का ख्याल रखा है, नवीद ने उसे बताया। टैंकी फुल है और मैं परवाज के लिए बिल्कुल तैयार। तुम अपने साथियों से कहो कि पुरसुकून होकर बैठ जाएं, मुझे भी इतनी देर में कुछ काम निपटाने होंगे। मसलन मुझे रैंप हटवाना है और फिर क्लियरेंस भी तो लेनी है। रैंप कैसे हटवाओगे तुम? एयरपोर्ट का अमला आकर हटाएगा, और क्या होगा? बाबर ने नफी में सर हिलाया। ये काम तो तुम अपने क्रू से भी ले सकते हो। बाहर का कोई आदमी जहाज के करीब भी नहीं आएगा। और सुनो, मैं फ्लाइट से पहले ही तुम पर चंद बातें वाजे कर देना चाहता हूँ। मैंने इस जहाज के कंट्रोलर्स के बारे में सब कुछ जानने में बहुत ज्यादा वक्त सर्फ किया है। तुम कोई गड़बड़ नहीं कर सकोगे। और सुनो, मुझे बेखबर रखकर तो कोई गड़बड़ भी नहीं कर सकोगे, क्योंकि मैं बहुत बाखबर हूँ। नवीद ने कंधे झटक दिए। जहाज के अमले के लिए रैंप को परे धकेल देना कोई बड़ा मसला न था, ताहम वो दहशतगर्द की बात पर गौर कर रहा था। किसी बड़े जेट के इंस्ट्रूमेंट्स के मुतालिक जानने के लिए जरूरी था कि दावेदार ने पहले भी इसमें कभी सफर किया हो। नवीद को यकीन नहीं था कि ये बात है, लेकिन उस पर शक करना ठीक ना था कि बाबर वाकई इस जहाज के बारे में कुछ जानता होगा या नहीं। जो शख्स दहशतगर्दी की इतनी बड़ी वारदात करके कामयाबी से इस मरहले तक पहुंच गया हो, उसके अहल होने में कोई शक नहीं किया जा सकता था। नवीद का दहशतगर्दों के साथ कोई चालबाजी करने का बिल्कुल इरादा न था, लेकिन ये ख्याल उसके लिए तकलीफ दे था कि वो चाहे भी तो चालबाजी नहीं कर सकता था। लेकिन नवीद ऐसा आदमी नहीं था कि बाबर जैसे किसी आदमी को खुद को चैलेंज करने की आसानी से इजाजत भी दे देता। जिस दौरान मेरा स्टाफ रैंप हटा रहा है, मैं भी तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, उसने कहा। मैं जानता हूँ कि तुम मेरे जहाज पर धमाका खेज मवाद लेकर आए हो। मैं जानता हूँ उस मवाद को छोड़कर फ्लाई करने पर रजामंद नहीं होगे, लेकिन मेरी दरख्वास्त ये है कि टेक ऑफ के बाद उन्हें गैर मौसर बना देना। कभी कभी जहाज अजीब करतब दिखाते हैं और मौसम की शोबदाबाजियां अलग। जहाज में किसी भी वक्त
इलेक्ट्रिकल चार्ज पैदा हो सकता है और ऐसा होते ही सब कुछ खत्म। तुम्हारी फिक्रमंदी और जिम्मेदारी मुझे बहुत पसंद आई कैप्टन, लेकिन मेरा जवाब नफी में है। ये खतरा मोल लेना बहुत जरूरी है। नवीद खाली खाली नजरों से खला में घूरता रहा। और हाँ, तुम्हें कंट्रोल से राब्ता करके मेरी आखिरी हिदायत उन तक पहुंचानी है, बाबर ने कहा। उनसे कहो कि तमाम फ्लाइट्स मुअत्तल कर दें। मुझे कोई जहाज अपने जहाज के ताक़ुब में नजर नहीं आना चाहिए, वरना इस जहाज के तहफ़्फ़ुज़ की कोई जमानत नहीं दी जा सकेगी। चलो अब ये हिदायत उन तक पहुंचाओ। रेडियो ऑन करो और बोलो। नवीद ने हुक्म की तामील की। उसने कंट्रोल रूम से राब्ता करके ये पैगाम अच्छे तरीके से पहुंचा दिया। 1 मिनट कैप्टन नवीद, 1 मिनट, कंट्रोल रूम से कहा गया। हिदायत हमने नोट कर ली हैं। अब इस केस के इंचार्ज मेजर नसीर आपसे बात करना चाहते हैं। अगले ही लम्हे हेडफोन पर मेजर नसीर की आवाज उभरी। कैप्टन, अगर इस वक्त लाइट चली जाए और मेरे जवान कार्रवाई करें तो हमारी कामयाबी का इम्कान 1% भी नहीं, 1% भी नहीं, कैप्टन ने कहा। मैं आपको ये मशवरा बिल्कुल नहीं दे सकता। और इसके साथ ही उसने राब्ता मुनक़ता कर दिया। रैंप अब हटा दिया गया था। एक बात और कैप्टन, गौर से सुनो, बाबर ने कहा। तुम इब्तिदा ही से 15,000 फुट की बुलंदी पर परवाज शुरू करोगे। मैं नहीं चाहता कि हमारा ये परिंदा किसी भी रडार पर देखा जाएगा। कैप्टन नवीद को अब तो हैरत होने लगी, ताहम उसने असबात में सर हिला दिया। कमाल ने सीट से पीठ लगा ली और जिस्म को तकरीबन ढीला छोड़ दिया था। अब वो खुश था कि पीठ पर से एक्सप्लोसिव का बोझ हटा दिया गया था। हाथ भी तकरीबन खोल दिए गए थे। इतनी सी देर में उसकी कलाई दुखने लगी थी और हाथ तकरीबन सूज गया था। उसके साथ कुछ ज्यादा ही बेरहमी का बर्ताव किया गया था। ताहम इस तकलीफ से एक फायदा यह हुआ था कि उसकी तवज्जो अपने कंधे के जख्म पर बिल्कुल नहीं जा रही थी। सूफिया देखभाल के बावजूद कंधे के जख्म को इन्फेक्शन से बचा नहीं सकी थी। उसे अपने बाजू, कंधे और वहां से पुश्त तक एक धड़कती फड़कती आग दहकती महसूस होती थी। बायां बाजू बिल्कुल बेकार हो चुका था। बस वो अब एक दुखते हुए एक बहुत बड़े फोड़े की तरह नजर आता था, जिसे लटकाया जाता तो अजियत 1000 गुना बढ़ जाती थी। लेकिन बाजू से कता नजर वो जिस्मानी तौर पर खुद को बहुत बेहतर महसूस कर रहा था। चेहरा और नाक अब नहीं दुखते थे। उसे अब ये डर नहीं था कि हर बार जब भी वो खड़ा होने की कोशिश करेगा जरूर बेहोश हो जाएगा। दूसरी तरफ सूफिया भी अब बहुत बेहतर महसूस करती थी। उसने उसका हाथ थाम लिया। सूफिया ने अपनी सीट पर पहलू बदला। अब हम क्या करेंगे? उसने सवाल किया। कमाल ने फौरन जवाब न दिया। अपनी बरहमी पर काबू पाने में उसे कुछ देर लगी। इस सवाल ने उसे चिढ़ा दिया। वो थका हुआ और मुज़महिल सा नजर आता था। फिर जख्म में भी बहुत ज्यादा तकलीफ थी। सूरत हाल इतनी खराब थी कि अगर उसका हाथ बेकार न होता तब भी वो कुछ कर नहीं सकता था। ऐसे में ऐसा अजीबोगरीब जुमला, अब हम क्या करेंगे? वो तो बस ये उम्मीद ही कर सकता था कि उन्हें खुद कुछ नहीं करना पड़ेगा। बिलाखिर उसने जवाब दिया, जहाज से उतरेंगे, टैक्सी रोकेंगे और घर चले जाएंगे। सुना तुमने? प्लीज मुझे ये एहसास मत दिलाओ, सब ठीक हो जाएगा। ये मत कहो, सूफिया ने गिड़गिड़ा कर कहा। कमाल को अपनी फ्रस्ट्रेशन का बहुत ज्यादा एहसास हुआ। इस वक्त वो किसी से बात करने के काबिल बिल्कुल न था। सूफिया, सुनो, मैं कोई फिल्मों का हीरो नहीं। मुझे नहीं मालूम कि हम क्या कर सकते हैं और क्या कर सकेंगे। वक्त आने पर मैं कुछ न कुछ जरूर करूंगा, लेकिन अभी मेरे पीछे बिल्कुल मत पड़ो। वो कोशिश के बावजूद अपने लहजे को तलखी से पाक न रख सका। उसे गुजरे हुए 2 दिन बुरी तरह से याद आ गए। याद आ गया कि वो कितनी भयानक सूरत हाल से दो चार थे। अब वो दहशत का मतलब खूब अच्छे तरीके से समझता था। इंसानों के जीते जागते जिस्मों में खौफ के कीड़े किस तरह से सरसराते हैं, रूह की किस किस तरह से तजलील की जा सकती थी। उसने जान लिया था। वो जंग भी लड़ चुका था और हथियार डालने की जिल्लत से भी अच्छे तरीके से वाकिफ था। उसने जंग में इंसानों को खुद भी खत्म किया था, लेकिन वो जमाना जंग था। वो 71 की बात थी। फौज से रिटायरमेंट लेने के बाद उसने अहद किया था कि अब वो कभी खून नहीं बहाएगा, खा हालात कुछ भी हो जाएं। इस अहद की खातिर उसने अपने माँ बाप और मासूम बहन के कातिलों को हमेशा के लिए माफ भी कर दिया था। उसने जहानत और इल्म को अपना हथियार बनाया। वो अपनी कौम के बच्चों को इस तमाम हथियार से मुसल्लह करना चाहता था। तो क्या अब वो अपना अहद तोड़ सकेगा? अपने मजलूम
माँ बाप और बहन की रूहों को हमेशा के लिए शर्मिंदा कर देगा। उसने सूफिया की तरफ से मुंह फेरा और सोने की कोशिश में मसरूफ हुआ, लेकिन उससे सोया भी तो न गया। अस्पताल में जलीस टहल रहा था। डॉक्टरों के साथ उसका चिड़चिड़ापन कुछ ज्यादा ही बढ़ता चला जा रहा था। उसने डॉक्टरों को बताया था कि ये कई इंसानी जानों का मसला है, लेकिन डॉक्टरों ने उसे लड़की से मुलाकात की इजाजत बिल्कुल न दी। डॉक्टरों का कहना था कि लड़की होश में नहीं है, ना ही उससे बात की जा सकेगी, ना बोल सकेगी, और फिर मुलाकात का फिर फायदा क्या। पिछले 1 घंटे से डॉक्टर लड़की के पास थे। जलीस परेशान खड़ा था कि वक्त निकला चला जा रहा है। वो जानता था कि किसी भी वक्त दहशतगर्दों का जहाज टेक ऑफ कर जाएगा। उसने पै दर पै 4 सिगरेटें फूंक डाली। हर कश उसके सीने के दर्द में इजाफा करता चला जा रहा था। गुज़िश्ता 2 रोज से वो जिस सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा कर रहा था, वो अब तकरीबन जवाब दे चुका था। ये ख्याल कि लड़की उसे मालूमात फराहम किए बगैर मर सकती है और यूं मुजरिम साफ बच निकलेंगे, उसके लिए सोहाने रू बना हुआ था। बिलाखिर दरवाजा खुला और एक डॉक्टर बाहर आया। जलीस को देखकर उसका मुंह बन गया। मैं लड़की की अहमियत को खूब समझता हूँ जनाब, डॉक्टर ने कहा, लेकिन आप ये बात नहीं समझ पाते कि सिर्फ हमारी और आपकी ख्वाहिश से लड़की की बेहतर हालत नहीं हो सकती। केस हमारे हाथ से निकला जा रहा है। अगर उससे मिलना इतना ही अहम है ना, तो आप चंद मिनट के लिए उससे मिल सकते हैं, लेकिन ज्यादा देर नहीं रुकेंगे। हम ऑपरेशन की तैयारी करते हैं। ओके। जलीस ने सिगरेट नीचे गिराकर जूते से मसल दी। वो दरवाजे की तरफ तेजी से बढ़ा। उसने पलट कर देखे बगैर पूछा, उसके बचने के इम्कानात कितने हैं? ना होने के बराबर, डॉक्टर ने जवाब दिया। फिर जलीस ने खुद ही देख लिया कि लड़की की हालत कितनी खराब है। लड़की की जिल्द इस कदर पीली पड़ गई थी कि उससे सब्जी रंग झलकने लगा था। ऐसी रंगत उसने सैकड़ों बार देखी थी और सिर्फ लाशों की सूरत में देखी थी। उसने अपनी बढ़ती हुई तशवीश से लड़ते हुए लड़की को पुरसुकून लहजे में मुखातिब करने की कोशिश की। मैं सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हूँ। मेरा नाम जलीस अहमद है। सुन रही हो तुम? मुझे तुमसे कुछ जरूरी सवालात करने हैं। लड़की ने सर घुमाकर उसे देखा। उसके होंठ खुश्की से पपड़ियाए हुए थे, आंखों में धुंधलाहट नजर आती थी। वो लोग कहाँ जाएंगे? जलीस ने उससे सवाल किया। ऐसा लगा कि लड़की ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन फिर वो बोली। आवाज बहुत ज्यादा धीमी थी, इतनी धीमी कि जलीस को सुनने के लिए उस पर झुकना पड़ा। तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि वो कहाँ जाएंगे। कहाँ, ये मैं नहीं बता सकती, लड़की ने टूटती हुई आवाज में कहा। सुनो, हमें यरगमालियों को बचाने की कोशिश करनी है। मासूम लोगों की जान खतरे में पड़ी है। वो मुस्कुराई। अब उन्हें सिर्फ और सिर्फ मुर्दा ही समझो। मासूम लोग ही मरते हैं, सिर्फ और सिर्फ मासूम। बाज कई बार और बाज सिर्फ एक बार, जैसे मैं, अब सिर्फ मैं मर रही हूँ। वो रुकी, फिर बोली। बाबर उन्हें बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। वो शैतान है, शैतान। इसीलिए तो कहता हूँ, हमारा साथ दो, हमारी मदद करो। हमें तुम्हारी मदद की सख्त जरूरत है। मैं नहीं कर सकती। उसकी आंखों में आंसू आ गए। क्यों नहीं कर सकती? अब लड़की से बोला नहीं जाता था। लफ्ज उसके होंठों पर टूट रहे थे। तुम नहीं समझ सकोगे। मेरे पास उनके सिवा कुछ नहीं बचा, इसीलिए मैं कुछ नहीं बता सकती। जलीस ने अपने चेहरे पर हाथ फेरा। वो कुछ भी नहीं समझ सका था। इतनी प्यारी लड़की और उसका इन इंसानियत वैश्यों के सिवा दुनिया में कोई नहीं। ऐसा कैसे मुमकिन है? उसकी शिकस्त खुर्दगी इस लम्हे हद से ज्यादा गुजर गई थी। तुम अपना नाम तो बता दो। जलीस अहमद ने उसके कान के करीब दोबारा सवाल किया। सबसे पहले मेरा नाम ही मरा था। मैं नहीं मरी थी, मेरा नाम मर गया था। वो बमुश्किल बोली। एक बात बताएंगे सर? हाँ, क्यों नहीं? जलीस ने गहरी सांस ली। कल भी सूरत गुरूब होगा ना? हाँ। उसी वक्त डॉक्टर अंदर आ गया। सॉरी ऑफिसर, इससे ज्यादा वक्त आपको नहीं मिल सकेगा। वैसे भी आपकी एक कॉल आई है, जल्दी जाइए। जलीस बाहर निकल आया। इस्तकबालिया की तरफ बढ़ते हुए वो दुआ कर रहा था कि काश उसे लड़की से बात करने का एक और अच्छा मौका मिल जाए। उसने रिसीवर उठाया। जलीस स्पीकिंग। मेजर नसीर बात कर रहा हूँ। कुछ मालूमात हासिल हुई? नहीं, डॉक्टर उसे ऑपरेशन थिएटर में ले जा रहे हैं। बुरा हुआ, जहाज ने अभी टेक ऑफ कर लिया। दर्द जलीस के सीने से बाएं कंधे तक दौड़ गया। एक लम्हे को ऐसे लगा जैसे किसी ने उसके दिल को मुट्ठी में पूरी कुव्वत से भींच लिया हो। वो झुका और उसने गहरी सांसें लेकर दर्द से लड़ने की कोशिश की।
پھر اس نے سیدھا ہوتے ہوئے کہا، میں آ رہا ہوں۔ ریسیور رکھتے ہوئے اس نے سوچا کہ صبح وہ پہلا کام یہ کرے گا کہ کسی ہارٹ اسپیشلسٹ سے رجوع کرے گا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، لڑکی کو آپریشن تھیٹر کے اندر لے جا چکے تھے۔